जिस दिन मैं पार्टी के अंदर आई थी उस दिन ये तय हो गया था कि जो संगठन कहेगा मैं वो काम करूँगी। ये रिजर्वेशन की आय उसमें से एक पक्ष है। इस पक्ष के ऊपर अनेक चर्चाएं चल रही हैं और इसके परिणाम निकल करके आएंगे। हमको सभी धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए। आने वाले समय में एम्स इस इलाके को मिलेगा। उनके कार्यकर्ताओं के बारे में इस तरीके का कोई प्रश्न उठता है तो इसके ऊपर उनको विचार करना पड़ेगा। मैं तो जब मोदी जी से मिलने गई थी तो उनको याद भी दिलाया था कि इस तरीके से आपने मेरे चुनाव की शुरुआत कराई थी। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य, कारगिल की वीरांगना, पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव। इनसे आज हम विभिन्न विषयों पर बात करते हैं। हरियाणा की राजनीति पर, देश की राजनीति पर, पिछड़ा वर्ग की राजनीति पर, राव इंद्रजीत की राजनीति पर। आइए विभिन्न विषयों पर आज सुधा जी से उनके विचार जानते हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने तो भाजपा की राजनीति लंबे समय से कर रहे हैं, कार्यकर्ता आधारित भाजपा की राजनीति रही है। फिर भी अगर सुधा यादव से ये पूछा जाए कि चुनावी राजनीति बेहतर है या संगठन की राजनीति बेहतर है? देखिए, मुझे तो वैसे दोनों राजनीति के अंदर आनंद आया है। चुनावी राजनीति भी करके देखी है और संगठन की राजनीति भी करी है। दोनों राजनीतियों के अपने अपने प्लस और माइनस होते हैं और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने इसके लिए लाखों लाख कार्यकर्ता बिना किसी चुनाव की अपेक्षा करे हुए काम करते हैं। उन सब से हम लोगों को सीखना चाहिए और स्वाभाविक है कि संगठन की राजनीति करते हुए शीर्ष पर तो आदमी कभी भी चला जाता है। आपसे मैं प्राथमिकता तय करने के लिए, मान लीजिए पार्टी हाईकमान किसी दिन आपसे चॉइस पूछना चाहें कि आप चुनावी राजनीति में आना चाहें या संगठन की में, मैं थोड़ा सा स्पष्ट जवाब चाहूँगा। जिस दिन मैं पार्टी के अंदर आई थी उस दिन ये तय हो गया था कि जो संगठन कहेगा मैं वो काम करूँगी। मुझे अनेकानेक लोगों ने अनेक सलाहें दी इस दौर के अंदर, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय एक ही था कि जो संगठन कह देगा वो काम करूँगी। और संगठन ने मुझे विभिन्न दायित्व दिए हैं और आज उन्होंने जो सम्मान मुझे दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। इसलिए मैं कोई चॉइस अपने मन में नहीं रखती। सुधा जी, पिछड़ा वर्ग को लेकर के आपको दायित्व भी पीछे रहा, आपके पास पिछड़ा वर्ग आयोग में आप सदस्य भी रही। आपको हरियाणा, राजस्थान या दूसरे सभी राज्यों को देख करके जो पिछड़ा वर्ग की आय सीमा को लेकर के आप पहले भी पैरवी करती रही हैं, क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार को और कुछ करना चाहिए? ओबीसी को लेकर के आपसे भी बहुत बार प्रतिनिधिमंडल मिले हैं, ओबीसी को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि भाजपा को और कुछ करना चाहिए या जो कर दिया मोदी सरकार ने वो पर्याप्त कर दिया? देखिए, पिछले 8 वर्षों का यदि मोदी सरकार के कार्यकाल को देखा जाए तो पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने अनेक काम किए हैं। ये रिजर्वेशन की आय उसमें से एक पक्ष है। इस पक्ष के ऊपर अनेक चर्चाएं चल रही हैं और इसके परिणाम निकल करके आएंगे। लेकिन इसके अलावा अनेक काम ऐसे हैं जो पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की सरकार ने किए हैं, जिनमें पिछड़ों को बहुत अधिक लाभ भी मिला है। और सबसे पहली शुरुआत तो पिछड़ा आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने का ही है। अगर संवैधानिक दर्जा किसी आयोग को मिलता है तो स्वाभाविक है कि उस वर्ग के लोगों के कष्ट को सुना जाना, उस वर्ग के लोगों के कष्ट के निवारण का एक प्लेटफॉर्म उनको मिलता है जो उन्होंने दिया है। तो बाकी सब विषयों का भी निदान निश्चित रूप से होगा। एक सवाल नारी को लेकर इन दिनों बहुत प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में तो इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। ढोल गंवार, शूद्र, पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसको लेकर विवाद सब अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। जिसकी देखो व्याख्या उसकी अलग पाती है। और मौर्य का जो आपने बयान सुना होगा, कितने वो रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। आप धर्म ग्रंथों की इन कहावतों को, इन पंक्तियों को, इन लेखों को लेकर क्या सोचती हैं? आपका क्या नज़रिया है? ये लोग सब भूल गए कि इसी देश में ये भी नारा था, यत्र नारीस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें समाज के लिए एक बड़ा संदेश है। उस संदेश को देखना, उस पर चलना और उनके सार्थकता को स्वीकार करना ये आवश्यक है। किसी भी चीज़ का अलग अलग अर्थ निकालना ठीक नहीं है। अभी जिसकी बात चर्चा आपने करी है, अनेक लोगों ने उसका अलग अर्थ निकाला है और कुछ लोगों ने उसका अलग अर्थ निकाला है। ये परसेप्शन अपने हिसाब से लोग राजनीतिक दृष्टि से बनाने लग रहे हैं, जो कि गलत है। हमको सभी
धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए और सम्मान के साथ साथ अपने जीवन को भी उतना ही अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। दो छोटे छोटे सवाल हरियाणा की राजनीति को लेकर के, बल्कि थोड़ा सा स्थानीय राजनीति को लेकर के। एम्स को लेकर के बहुत समय से फाइल अटकी हुई है, छोटी सी रुकावट बड़ा समय खींच रही है। इसको लेकर के क्या लगता है, सरकार की नीयत पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, कभी जनसंघर्ष समिति उठाते हैं, लोग खुद शिलान्यास की बात करते हैं। आपको लगता है इस देरी के पीछे कोई राजनीतिक कारण है या तकनीकी कारण है? नहीं, मुझे लगता है कि अब लगभग उसका कारण सब सुलझ गए हैं और आने वाले समय में एम्स इस इलाके को मिलेगा। जो भी तकनीकी कारण थे या जो और भी कोई कारण रहे होंगे, अब उनका समाधान हो चुका है। पार्टी में मैं एक नितांत जो है व्यक्तिगत नेताओं का सवाल पूछ रहा हूँ। राव की टीम राव, राव के चेहरे, राव इंद्रजीत के चेहरे। ये पार्टी में राव इंद्रजीत आए, आपने भी उनका स्वागत किया, दूसरों ने भी स्वागत किया, और अभी बार बार ये सवाल उठता है कि उनकी टीम जो है, राव के जो समर्थक हैं, वो घी खिचड़ी नहीं हो पाए। आपका क्या सोचना है राव इंद्रजीत के बारे में? देखिए, इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में इस तरीके का कोई प्रश्न उठता है तो इसके ऊपर उनको विचार करना पड़ेगा कि 8 वर्ष के अंदर आज भी क्यों प्रश्न उठ रहा है, इस पर उनको विचार करना पड़ेगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी वो समुद्र है जो आता है, उसको अपने में समावेश करते हैं, उसको साथ लेकर के चलते हैं, उसको सम्मान देने का काम करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब राव इंद्रजीत सिंह इस पार्टी के अंदर आए, पार्टी ने उनका पूरा मान सम्मान किया है, हर तरीके से उनको सम्मान दिया है। और अगर आज भी क्वेश्चन मार्क है तो ये उनका विचार का। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सुधा यादव को संगठन में जो दायित्व दिए गए हैं बड़े, उसको लेकर के यह समझा जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह को कद को कम करने के लिए है। कहीं इससे भी इसका जुड़ाव मानते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की बात और इस तरीके का कभी विचार इस मामले में हुआ होगा। मैं लगभग 2004 से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम को कर रही हूँ और भूपेंद्र यादव भी 2011 से संगठन का ही काम कर रहे थे। अब काम करते करते विभिन्न दायित्वों के ऊपर रहे हैं, आज एक और नया दायित्व मिल गया है, तो इसमें किसी को घटाने का या किसी को बढ़ाने का ऐसा प्रयोजन होगा, ये मुझे नहीं लगता है। डॉक्टर सुधा यादव, भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत तीनों ही गुड़गांव से चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। मैंने तो प्रारंभ में नहीं कह दिया आपको कि जब मैंने ये कह दिया तन समर्पित मन समर्पित, जो पार्टी चाहे वो सब कुछ समर्पित, तो उसके बाद में मैं क्या चाह रही हूँ क्या नहीं चाह रही वो विषय गौण हो जाता है। बस अंतिम सवाल, कभी याद आती कि चुनाव में मोदी जी ने 11 रुपये निकाल करके दिए थे और आपकी चुनाव चंदे की पोटली भर गई थी? स्वाभाविक है, जब जब लोग मुझसे चर्चा करते हैं तो ये सब विषय भी आते हैं। और मैं तो जब मोदी जी से मिलने गई थी तो उनको याद भी दिलाया था कि इस तरीके से आपने मेरे चुनाव की शुरुआत कराई थी, और जो आशीर्वाद और स्नेह उनका मुझे मिला है उसको कोई कैसे भूल सकता है। जीवन में ये सब भूलने की चीज़ें नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 11 रुपये हमेशा फलते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। एनजेपी से बातचीत हम 11 दे देंगे। एनजेपी से बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।